जाने। हरिओम। आप सभी का आज के तीसरे दिवसीय इस सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज सबसे पहले हम थोड़ा सा योग अभ्यास करेंगे और उसके बाद आज के इस सत्र में, जैसा कि आप सभी को सुबह बताया गया था कि आज एक स्पेशल लेक्चर का प्रोग्राम है। हम डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जिन शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास प्रतिदिन कर रहे हैं, तो उन शुद्धि क्रियाओं के साइंस जो उसके पीछे काम कर रही है उसको भी आज समझेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। तो आप सभी जहां भी हैं, किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में आ जाएं, किसी भी आसन में। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वो कोई भी आसन हो सकता है। किसी भी एक आसन में आ जाएं। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, घुटने पर, आंखें बंद कर लें। शरीर एकदम सीधा, बिना किसी हलचल के अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर। Make yourself completely still and steady. There is no movement in your body. पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाएं। कुछ क्षण के लिए शरीर के एक एक अंग के प्रति सजग होते जाएं। For few minutes, just try to be aware of your body. सबसे पहले पूरा ध्यान सिर के सबसे ऊपर वाले भाग पर और अपने पूरे सिर वाले भाग को अनुभव करें। धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान पूरे फेशियल मसल पर। Become aware of your facial muscles, your forehead, your both eyes, your nostrils, your mouth, your cheeks, your ears. Now become aware of your neck, अपनी गर्दन के प्रति सजग। और गर्दन में हल्का सा भी अगर झुकाव है तो धीरे से अपनी गर्दन को सीधा कर लें और धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने कंधों पर। Now relax your shoulders. No strain, just relax your shoulders. And become aware of your shoulders as well. अपने कंधों के प्रति सजग होते जाएं। Now slowly come little more downward and become aware of your back muscles. Become aware of your spine. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कमर में हल्का सा भी झुकाव है तो धीरे से अपनी कमर को सीधा करें। Now slowly go more downward and become aware of your both legs. दोनों पैरों के प्रति सजग हो जाएं। जिस आसन में और जिस आसन पर आप बैठे हैं, दोनों के स्पर्श के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of the touch of the posture you are maintaining and where you are sitting. Now slowly and gently become aware of your breath. शरीर में आती जाती श्वास के प्रति सजग होते जाएं। Bring a beautiful smile on your face and slowly take a deep and long breath in. Breath out. Breath in. Breath out. Breath in. Breath out. Now we will chant Om together for 3 times. लंबी गहरी श्वास अंदर।
Both hands together in Namaskar Mudra. Prepare yourself for prayer. Let us try to intune our body and mind with this beautiful Shanti mantra, the prayer. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityormamritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करें. Rub your both palms and place both of your palms in your eyes. अपनी आंखों पर लगाएं. पूरे चेहरे पर लगाते हुए एक मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें आप सभी खोल सकते हैं. आप सभी का आज के संध्या सत्र में स्वागत है. तो आइए थोड़ा सा आज हम अभ्यास कर लेते हैं. शरीर को थोड़ा सा, शरीर में हलचल का होना बहुत जरूरी है. तो जहां भी आप बैठे हैं धीरे से अपने दोनों हाथ को उठाएं और अपने दोनों हाथ को सिर के पीछे वाले भाग पे इस प्रकार से लगाना है. शरीर को एकदम सीधा रखें. मेक श्योर योर बैक, योर नेक मसल इज वेरी स्ट्रेट. शरीर एकदम सीधा. और इसी तरीके से जस्ट गो लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी. अपने शरीर के बाईं तरफ झुकने का प्रयास करें साइड से धीरे धीरे. और इसी को धीरे धीरे लेफ्ट राइट साइड जाएं. गो राइट साइड. मैक्सिमम यू कैन, जितना जा पाते हैं उतना जाएं. शरीर को हल्का हल्का स्ट्रेच देना है और अपनी साइड की मसल्स को थोड़ा सा ओपन अप करना है. गो लेफ्ट साइड. गो राइट साइड नाउ. लेफ्ट and right. Left side, right side. Go left and then right. Now come to the center. Now we will twist ourselves in the same position. Inhale, exhale and twist left side. Maximum you can, जितना आप जा सकते हैं अपने आप को left side twist करें. Inhale again, come to the center, exhale and turn, twist yourself another side. Inhale, come back to the center, exhale, twist yourself left side. बाईं तरफ जाएं. जितना स्ट्रेच दे पा रहे हैं अपने आप को दें. वापस श्वास लेते हुए सामने आए. श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएं. Again inhale, come back to the center, last round. Exhale, twist left side of your body. Inhale, come back to the center, exhale and go to the another side. Now relax. Raise your both hands up. Interlock your fingers. दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे मिला लें और your palm should be facing upward like this. Inhale and stretch your both hands up maximum. Exhale and go left side of yours. जितना आप जा सकते हैं अपने लेफ्ट साइड में जाने की कोशिश करें. बहुत ज्यादा नहीं, एकदम हल्का जाना है. वापस inhale, stretch yourself up. Exhale and go right side this time. जितना जा पाते हैं अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करना है और जाना है. Inhale again, stretch up. Exhale and go right side. Inhale, stretch up and go left side again this time. Inhale, stretch up. अभी दोनों हाथ को हल्का सा रिलीज करें. श्वास भरें. Deep inhale, stretch and now exhale and come forward. आगे की ओर झुके. जितना आप जा सकते हैं. You can touch the floor through your hands and slide yourself. जितना आप जा सकते हैं आगे जाने की कोशिश. Inhale again, raise your both hands up again. दोनों हाथों को ऊपर उठाएं. पूरा स्ट्रेच करें. जितना स्ट्रेच दे सकते हैं भरपूर स्ट्रेच दें. And now exhale, come back, come forward. जितना आगे झुक पा रहे हैं अपनी शरीर की क्षमता अनुसार झुकें. You can look
इन द फ्रंट, सामने की ओर देखते हुए। एक बार फिर से लास्ट टाइम, दिस टाइम वी विल रिटेन द पोस्चर फॉर फ्यू सेकंड। इनहेल, स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अप मैक्सिमम एंड एक्सहेल, कम फॉरवर्ड। एक बार फिर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, स्लाइड करें, जितना आगे जा पाते हैं जाएं। 5 सेकंड रुके यहाँ पे। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। इनहेल एंड स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अप एंड रिलैक्स योर बोथ हैंड्स। साइड से अपने दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स कर लें। ओके, so let's come in this posture. कैट पोजीशन है, अपने घुटनों के बल हल्का सा आएंगे। एंड अगर किसी को घुटने में कोई भी दिक्कत है तो यू कैन यूज पिलो इनसाइड योर नी, है ना। आप अपने घुटने के आसपास, है ना, कोई लीड वो रख सकते हैं, पिलो रख सकते हैं, या फिर कोई थिकी कोई चीज रखें, कोई कपड़ा भी रख सकते हैं। तो इस पोजीशन में आएंगे सभी लोग। हाथ की उंगलियों को अच्छे से फैला लेना है ना। हाथ की उंगलियों को अच्छे से फैला लें जमीन पे, और दोनों पैरों में हल्का सा डिस्टेंस होगा, ठीक है। सामने की ओर देखना है। एंड हम क्या करने जा रहे हैं, जस्ट सिंपली ब्रीथ इन एंड लुक अप, आर्च योर बैक अ लिटिल, थोड़ा सा अपनी कमर को नीचे की ओर ले जाएं, श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। एंड नाउ एक्सहेल, गो डाउन एंड ट्राई टू लुक एट योर एब्डोमेन, अपने पेट को देखने की कोशिश। इनहेल अगेन, रेज योर नेक अप, लुक अप एंड थोड़ा सा अपनी कमर को नीचे स्ट्रेच देना है। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए, जैसे आप अपने नाभि वाले क्षेत्र को देखना चाह रहे हैं। लुक एट योर एब्डोमेन। इनहेल अगेन, डू दिस वेरी स्लोली, कोई भी फास्ट नहीं करना, स्लो करना है और थोड़ा सा रुकना है। इनहेल, स्टे हियर, 1 2 3 4 5। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं। Look at your abdomen. Stay here for 5 seconds. 1 2 3 4 5। Inhale again. जितना ऊपर जा सके जाएं। Look up. कमर को नीचे की तरफ थोड़ा स्ट्रेच दें। रुके यहाँ पे। 5 2 3 4 1। एक्सेल नाउ। श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से नीचे की ओर जाएं। अपने स्टमक को देखें। रुके यहाँ पे। 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। अभी इसी स्थिति में रहना है, लेकिन थोड़ा सा हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। श्वास लेते हुए अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ रेस करें और अपने लेफ्ट हैंड को देखें। ये पूरा स्ट्रेच करें ऊपर, दूसरा हाथ आपका जमीन पे है। एक्सहेल एंड कम बैक। नाउ डू द सेम फ्रॉम द अनदर हैंड। इनहेल, रेज योर राइट हैंड अप, लुक अप। एक्सहेल, रिलैक्स योर राइट हैंड। तो दोनों हाथ से हम ये अभ्यास करेंगे। इनहेल, रेज योर लेफ्ट हैंड अप, स्ट्रेच योरसेल्फ अप एंड लुक अप। ऊपर की ओर देखें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर आए। इनहेल एंड रेज योर अनदर हैंड अप, स्ट्रेच योरसेल्फ अप एंड लुक अप। ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल, कम बैक। 3 से 4 बार उसका अभ्यास। इनहेल, लेफ्ट हैंड को ऊपर रेज करें, स्ट्रेच करें पूरा। साइड मसल्स में जो भी खिंचाव है उसे आने दें। एक्सहेल, कम बैक अगेन। पांचों उंगलियों को पूरा खोल लेना। इनहेल, रेज योर राइट हैंड अप, पूरा ऊपर खींचे अपने आप को। साइड में जो भी खिंचा हुआ है उसको महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए वापस लेफ्ट हैंड को जमीन पे एक एक बार और करेंगे। इनहेल, रेज योर लेफ्ट हैंड अप, स्ट्रेच अप। हाथ एकदम सीधे, पांचों उंगलियां एकदम खुली हुई। एक्सहेल, कम बैक। वन मोर राउंड। इनहेल, इस बार सीधे हाथ को ऊपर उठाएं, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें। एंड एक्सहेल, और धीरे धीरे अपने हाथ को वापस लाएं। द लास्ट राउंड। इनहेल, raise your left hand up, stretch up, exhale, और धीरे धीरे वापस। और एक बार राइट हैंड से भी कंप्लीट करें इसको। इनहेल, जितना उठा सके उतना उठाएं और धीरे से वापस इस हाथ को रिलैक्स कर लें। नाउ इस समय हम शशांक आसन में लेटेंगे, तो पूरे अपने कमर वाले भाग को एकदम पीछे लेकर के आए और अपने हाथ को आगे स्लाइड करते हुए टच द फ्लोर थ्रू योर हेड एंड रिटेन द पोस्चर for a few seconds. Shashankasana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now simply lie down in prone position. पेट के बल सभी लेट जाएंगे और
दोनों हाथ को हम मकर आसन की स्थिति होती है, अपने एल्बोज को मिलाना है आपस में, दोनों पैरों को हल्का सा मिला लें या हल्का खोल भी सकते हैं अपने दोनों पैरों को, हल्का सा गैप रखेंगे, एल्बोज को मिलाएं आपस में और इस तरीके से ये है ना फेस को ऐसे रखेंगे और हल्का सा अपने पैर को स्लाइड करें अप एंड डाउन। जिन भी लोगों को कमर में पेन रहता है या स्लिप डिस्क का भी प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से वो अगर आप सपोज घर पे भी आप लेटे हैं तो इस स्थिति में आप लेट सकते हैं। ओके, नाउ रिलैक्स। अभी अपने दोनों हाथ को इस तरीके से जमीन पे रखें, अपने एल्बोज को और अपने हाथ को। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल भुजंग आसन है। इस तरीके से हाथ को नहीं रखना, पूरे अपने एल्बोज को, अपने लोअर आर्म को जमीन पे रखें इस तरीके से, दोनों पैरों को मिला लें एंड स्लोली स्लोली ब्रीथ इन एंड लिफ्ट योर सेल्फ अप, लिफ्ट योर नेक अप, अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, रुके थोड़ा यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहीं उठना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, slowly slowly breathe out, exhale and come back to the floor. सामान्य 2 बार श्वास प्रश्वास, नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल, breathe in, breathe out. Let's do the same posture for one more round. Inhale, slowly slowly lift yourself up. धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठें, रुके थोड़ी देर यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, slowly slowly exhale and relax your back muscles, relax your shoulders. 2 to 3 breath, 2 से 3 बार सामान्य श्वास प्रश्वास। बहुत ही सरल भुजंगासन अभ्यास है और इसका नाम भी सरल भुजंगासन है। जिनको भी बैक से रिलेटेड कोई भी इशू है, उनको दिन में मॉर्निंग में आप कम से कम 3-4 बार इसका अभ्यास करें और इवनिंग में भी एक बार फिर से धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठें, आकाश की ओर देखते हुए ऊपर की ओर देखना है। रुके थोड़ा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथ को धीरे धीरे पहले तो चिन को जमीन पे लगाएं और दोनों हाथ को सामने सीधा कर लें इस तरीके से। ये चिन को जमीन पे लगे रहने दें, दोनों हाथ को एकदम सीधा कर लें ताकि शोल्डर में जो भी स्ट्रेन आया है, आपके कंधों पे, आपके गर्दन पे जो भी स्ट्रेन आया है, वो थोड़ा और रिलैक्स हो जाए। पीछे से दोनों पैरों को मिला लेना है, आगे से दोनों हाथों में हल्का सा गैप होगा। अगला अभ्यास, धीरे धीरे श्वास लेना है और अपने दोनों पैरों को और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएं। रुके थोड़ी देर यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Exhale and relax your both feet, both legs and both hands. सिंपल 2 to 3 ब्रेथ, 3 से 4 बार सामान्य श्वास प्रश्वास। जितना आप उठ पाते हैं उतना अपने आप को उठाएं और जब लगे कि वापस आना है तो क्षमता अनुसार धीरे धीरे वापस आना। एक बार फिर से स्लोली स्लोली इनहेल एंड लिफ्ट योर बोथ लेग्स एंड बोथ हैंड्स अप। स्टे हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly slowly relax your both legs and your hands. कंधों को एकदम ढीला छोड़ें, दोनों हाथ को एकदम ढीला छोड़ें। आपकी कमर पे, आपके कंधों पे, आपके एल्बोस पे जो भी प्रभाव आ रहा है उसको महसूस करें। ये अभ्यास भी कमर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, बैक में अगर आपके इश्यूज रहता है, तो ये अभ्यास भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ज्यादा देर नहीं रोकना है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही इस पोस्चर को रोकें। लेट्स डू द सेम practice for one more round. Inhale and lift your both legs up, both hands up. Stay here. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 and 10. स्लोली स्लोली रिलैक्स। दोनों हाथ को ढीला छोड़ें, दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करें। ओके, अभी धीरे से अपने दोनों हाथों को पैरों के पास लेके आना है एंड योर पाम्स शुड बी फेसिंग अपवर्ड। आपके जो पाम्स होंगे यानी कि जो हथेली है वो आकाश की तरफ होगी और इस तरीके से अपने दोनों पैरों के बगल में अपने दोनों हाथ को इस तरीके से रखें। और क्या करना है, पैर को नहीं उठाना, पैर को जमीन पर ही रहने दें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और जैसे भुजंग आसन में हम ऊपर की ओर उठते हैं वैसे उठना है। जितना उठ पाते हैं आप उठें, ऊपर आकाश की तरफ देखें और रुके यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly slowly exhale, relax your both hands, chest, shoulder and your neck muscles. बहुत सिंपल अभ्यास है और जिनको साइटिका का इशू है या स्लिप डिस्क का इशू है उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत जरूरी है। Anyone who is suffering from sciatica or slip disc, this posture is very helpful for your muscles. We will do the posture for 2 more rounds. Slowly slowly breathe in and raise your upper body up. अपनी गर्दन को, कंधों को और दोनों हाथों को, पैर को बिल्कुल भी नहीं उठाना। रुके यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly slowly breathe out through your nostrils and come back. हाथ को अभी पीछे ही रखना है। एक बार और इसका अभ्यास हम रिपीट करेंगे। गर्दन को एकदम रिलैक्स करें। आप चाहें तो अपनी गर्दन को राइट साइड या लेफ्ट साइड ऐसे हल्का सा लिफ्ट करके रख सकते हैं। Okay, let's repeat the same posture again for the last round. Slowly slowly breathe in और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें। दोनों हाथों को भी उठाएं, चेस्ट को और हल्का सा अपने अब्डोमिनल यानी कि आपके नेवल से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करना है, बस यहीं पे रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now relax और अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हुए इस तरीके से रिलैक्स करें। गर्दन को राइट साइड या लेफ्ट साइड जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे अपनी गर्दन को रखें एंड रिलैक्स। पेट के बल लेट करके एक और बहुत सुंदर अभ्यास आज हम करेंगे जिसे हम शलभासन कहते हैं। शलभासन का अभ्यास भी बैक पेन के लिए और जिनको भी स्लिप डिस्क या सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम शलभासन का अभ्यास करना चाहिए। और शलभासन के भी अलग अलग वेरिएशन है। आज हम इसके 2-3 वेरिएशन का अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले यू नीड टू प्लेस योर राइट हैंड लाइक दिस। थाइस के नीचे अपने राइट हैंड को ऐसे प्लेस करना है और अपने लेफ्ट हैंड को भी थाइस के नीचे लगाना है। अगर आपने अपने हाथों में कुछ पहना है, घड़ी या कुछ भी आपके हाथ में हो तो उसको उतार लें ताकि आपको पोस्चर करने में कोई दिक्कत ना हो। दोनों हाथ को थाइस के नीचे अच्छे से प्लेस करना है और दोनों पैरों को एकदम मिला लें, दोनों पैरों को एकदम सीधा रखें। इस पूरे अभ्यास में, पूरे आसन के प्रैक्टिस में आपको अपनी चिन को बिल्कुल भी नहीं उठाना। चलिए धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को जस्ट सिंपली ब्रीथ इन एंड रेज योर लेफ्ट लेग अप मैक्सिमम यू कैन। जितना अपने लेफ्ट लेग को उठा सके उतना उठाएं, वहीं पे रुके। बस पैर एकदम सीधा हो, पैरों की उंगलियां एकदम स्ट्रेच हो, चिन को बिल्कुल नहीं उठाना। स्टे हियर फॉर सम सेकंड। 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly slowly relax your left leg. Breathe in, inhale again and now lift your right leg up. जितना अपने सीधे पैर को उठा पाए उतना उठाने की कोशिश, जितना भी उठा पा रहे हैं।
अपने चिन को नहीं उठाना। 1 2 3 4 5 6 and 7 slowly slowly relax your right leg। एक एक बार फिर से रिपीट करेंगे। वापस श्वास लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को उठाएं, जितना उठा पाते हैं उठाने की कोशिश करें। रुके यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 and 7 slowly slowly relax। Breathe in again and lift your right leg up this time। Lift maximum you can, जितना आप उठा पाए उतना उठाएं। 1 2 3 4 5 6 and 7 slowly slowly relax। दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करें, लेकिन हाथ को अभी थाइस के नीचे लगे रहने दें, क्योंकि अभी हम सेकंड वेरिएशन करेंगे जिसमें दोनों पैरों के साथ इसका अभ्यास करना है। नाउ वी विल डू दिस शलभासना थ्रू बोथ द लेग्स, दोनों पैरों से। There is no need to lift your chin, just simply lift your both legs together। Inhale and lift your both legs up। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाएं, जितना उठा पा रहे हैं, लेकिन चिन को नहीं उठाना। Stay here for a few seconds। 7 6 5 4 3 2 and 1। Very slowly come back to the floor। There is no need of jerk or any strain। कोई भी जर्क नहीं लेना, बहुत जल्दी में नहीं आना। जितना स्लो आसन में जाएं उतना अच्छा है, और जितना स्लो आसन से वापस आए। These postures are the classical postures, and जितने भी क्लासिकल पोस्चर हम करते हैं उसमें हमें बहुत धीरे से आना है और धीरे से जाना है। Let's do this for one more round। Slowly slowly breathe in and lift your both legs up together and hold just for 7 seconds। 1 2 3 4 5 6 and 7। Very slowly come back। जितना धीरे आ सके उतना धीरे आए, और दोनों पैरों को रिलैक्स करें। दोनों हाथ को भी आप हल्का सा बस पैरों के पास ही रखें, बस थाइस के नीचे से निकाल के हल्का सा शेक योर बैक, शेक योर बैक मसल, शेक योर हिप्स लाइक दिस। हल्का हल्का अपनी कमर को राइट एंड लेफ्ट साइड शेक करें। Okay, now let's do the last and very easy variation of this शलभासना, जिसमें कि आप अपने कमर में और भी अच्छा प्रभाव महसूस करेंगे। एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे, और फिर इसके अभ्यास को करेंगे। शलभासन का ये तीसरा वेरिएशन में आप अपनी देखेंगे कि आपके बैक मसल्स को और भी रिलीफ मिल रहा है। क्या करना है? सबसे पहले आप अपने लेफ्ट लेग को ऐसे हल्का सा बेंड कर दीजिए। जस्ट बेंड, सिंपली बेंड योर नीज लाइक दिस। And now raise your right leg up maximum you can। अब अपने राइट लेग को उठाना है, जितना आप उठा पा रहे हैं उतना उठाएं, और जो पैर आपने बेंड किया उससे अपनी घुटने के नीचे या थाइस के नीचे just place your leg like this। ये इस तरीके से आपको प्लेस करना है। तो इससे क्या हुआ कि आपके बैक को आपके पैर से सपोर्ट मिल गया। And now you can, if you want, you can retain this posture for more than a minute। आप देखेंगे कि जिस शलभासन को आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड रोक पा रहे थे, इस शलभासन को आप कम से कम 1 मिनट भी रोक पाएंगे, विदाउट एनी स्ट्रेन, विदाउट एनी रॉन्ग स्ट्रेच, है ना। कोई भी गलत प्रभाव नहीं आएगा, और बैक मसल को बहुत ही रिलीफ फील होगा। अगर कुछ लोग पैर को ज्यादा नहीं उठा पा रहे हो, तो वो घुटने के नीचे पैर को सिंपली ऐसे ही रख सकते हैं। सिंपली इस तरीके से रखें, ठीक है। तो आइए अभी करते हैं। अगर किसी ने अभी मेरे साथ किया है तो वो दूसरे पैर से करेंगे, बाकी सभी पहला राउंड करें। नाउ बेंड योर राइट नीज लाइक दिस एंड रेज योर लेफ्ट लेग अप मैक्सिमम, जितना उठा पाए उठाएं, एंड प्लेस योर, अपने दूसरे पैर को थाइस के नीचे ऐसे प्लेस करें और रुकें कुछ देर। फील द प्रेशर कमिंग इन योर स्पाइन, योर बैक मसल्स, योर नेक, आपके शोल्डर रीजन पे, आपके नेक के एरिया पे, आपके कमर पे जो भी स्ट्रेच आ रहा है, जैसा भी प्रभाव है उसको महसूस करें। This posture is very therapeutic posture, especially for back pain। किसी को भी बैक से रिलेटेड इशू है, अगर स्लिप डिस्क का इशू भी है, तो वो भी एक अपने गाइडर के अंडर में इसका अभ्यास कर सकते हैं।
धीरे धीरे इस लेग को रिलीज करें, और रिलीज करने के लिए भी आपको पैर को हटाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस तरीके से स्लाइड करते हुए यू कैन कम बैक टू द फ्लोर लाइक दिस। ओके, लेट्स डू दिस पोस्चर फॉर अनदर लेग। दूसरे पैर से भी करें, जिन्होंने राइट लेग से किया वो लेफ्ट से करें, जिन्होंने लेफ्ट से किया वो राइट से करें। जितना उठा पाए मैक्सिमम उठाने की कोशिश। Stay here for at least 30 seconds. इसमें आप देखेंगे कि you are not feeling any, strain, any pain anywhere, and you can easily maintain this posture for longer than before. पहले शलभासन को हो सकता है हम 10 सेकंड तक भी नहीं होल्ड कर पा रहे हो, but this posture you can, retain this posture for more time. Stay here for 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Simply slide your legs like this and relax. और दोनों हाथों को वापस ले आए अपने फेस के पास, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, एंड सिंपली रिलैक्स इन दिस आसना। तो आज जो भी अभ्यास मैंने आपको कराए हैं, ये अभ्यास मोस्टली आपके बैक मसल्स के लिए थे। काफी साधकों का ऐसा रिव्यू भी आता है कि बैक मसल्स के लिए कुछ अभ्यास बताएं, तो आज का जो भी अभ्यास है वो आपके बैक मसल्स के लिए। और यहीं पे अभी एक दो आसनों का अभ्यास सिंपली यहाँ पे करेंगे। दोनों हाथों को पुशअप्स पोजीशन में इस तरीके से लेके आए एंड सिंपली धीरे धीरे उठने की कोशिश करें। ऐसे उठना है, बेंड योर नीज, घुटने का सपोर्ट लेते हुए अपने आप को पर्वत आसन में इस तरीके से लेके आए। दोनों पैरों को मिलाने की कोशिश, अगर दोनों पैर आपके मिल सकते हैं, और दोनों हाथ के बीच में आपका सिर इस तरीके से आएगा। अपनी एड़ियों को जमीन से लगाने की कोशिश करें। देखें आप में से कितने लोग अपनी एड़ियों को जमीन पे लगा पा रहे हैं। और दोनों हाथों के बीच में आपका सिर आएगा। थोड़ा सा रुकें इस अभ्यास में 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ सिंपली बेंड योर नीज, घुटने को मोड़ते हुए दोनों घुटने को जमीन पे रखें और शशांक आसन की स्थिति में आए। अपने फोरहेड को जमीन पे लगाएं, दोनों हाथ को एकदम सीधा प्रॉपर शशांक आसन में थोड़ी देर लेटें। अभी धीरे धीरे श्वास लेते हुए धीरे धीरे वज्रासन में आए और वज्रासन से चेंज करते हुए आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। रिलैक्स योरसेल्फ इन सुखासना। होप कि जो भी अभ्यास आज हमने किए कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आया होगा और बहुत ही कंफर्टेबली आप इन अभ्यासों को कर पाए। तो जिनको भी बैक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है वो इन अभ्यास को जरूर करें। और क्योंकि आजकल सुबह भी और शाम भी हम अभ्यास भी कर रहे हैं, षटकर्म भी कर रहे हैं और साधना भी चल रही है, तो इस बीच में अगर हम अपने आप को जितना ज्यादा अभ्यास से कनेक्ट करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। तो लेट मी सी इफ आवर गेस्ट has arrived or not. डॉक्टर नीलिमा मैम, क्या आप ज्वाइन कर चुके हैं? ओके, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बस 2 मिनट में आज हमसे जुड़ेंगे। और क्योंकि आप सभी को पता है कि आई होप you all are following the rules and the rituals set by respected Guruji. The use of neem leaves and हरड़ for cleansing, आप सभी नीम और रहे होंगे। और साथ ही एक आप सभी को कहा गया था कि you all need to follow this, eating सात्विक food and yogic lifestyle। तो आप सभी सात्विक आहार प्रतिदिन ले रहे होंगे और बहुत ज़्यादा लिक्विड लेने के लिए कहा गया कि पानी जितना ज़्यादा पी सकें उतना पानी पिए। वैसे भी समर का टाइम है, गर्मियों का मौसम है, तो पानी जितना ज़्यादा ले सकें।
और कोशिश करनी है कि अपनी साधना में ही समय बिताएं और किसी भी अ, इस तरह की समस्या में ना फंसे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे गेस्ट बस ज्वाइन होने ही वाले हैं। लेट मी कनेक्ट एंड देन वी बैक। ओके, तो जो हमारे गेस्ट हैं वो बस थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, तो जब तक वो जुड़ते हैं थोड़ा सा हम प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। तो आप सभी जहाँ भी बैठे हैं किसी भी सिंपली सुखासन में बैठ जाएं। थोड़ा सा प्राणायाम हम कर लेते हैं, उसके बाद आज का हम लेक्चर सुनेंगे। क्योंकि आइए शरीर एकदम सीधा, शरीर को एकदम रिलैक्स करें। और सबसे पहले हम थोड़ा सा कपाल भाती का अभ्यास कर लेते हैं। कल एक बहुत ही सिंपल तरीका मैंने कपाल भाती का आपको बताया था। वैसे तो कपाल भाती हम अक्सर करते ही हैं, लेकिन आज कपाल भाती का एक बहुत इजी और बहुत डिफरेंट तरीका। कपाल भाती का ये अभ्यास है, बस में थोड़ा सा हाथ का भी अभ्यास होता है। सिंपली अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरीके से दोनों हाथ को ऊपर उठाएं और अपने दोनों हाथ को ऐसे नमस्कार मुद्रा में लेके आना है और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है अपने आप को। अगर आप सुखासन में बैठे हैं तो सिंपली सुखासन में बैठे हैं। आप इवन चेयर पे भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। हाथ को स्ट्रेच किया, दोनों हाथों को मिलाया एंड सिंपली कपाल भाती का अभ्यास यहाँ पे हम करेंगे। धीरे से हाथ को वापस, यानी कि सिंपल हमने बस हाथ को उठाना है और जो हम कपाल भाती में कर रहे होते हैं वही अभ्यास हमें करना होता है, कुछ और हमें नहीं करना। एक बार फिर से करते हैं। दोबारा से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ को मिलाना है आपस में। हल्का सा एक बार श्वास ले अगर आप लेना चाहें एंड कंप्लीट एक्सेल। धीरे से अपने दोनों हाथ को वापस रिलैक्स करें और हल्का सा हाथ में स्ट्रेन आए तो थोड़ा सा हाथ को ऐसे स्लाइड करना है। मैं देख पा रहा हूँ, अगर हल्का सा भी आपको लगे कि नेक में स्ट्रेन आया या हाथ में स्ट्रेन आया तो हल्का सा अपने हाथ को आगे और पीछे ऐसे स्लाइड करें। एक बार और कर लेते हैं, लास्ट टाइम इसी वेरिएशन को। दोनों हाथ को वापस एक बार फिर से लास्ट टाइम ऊपर उठाएं। अगर किसी को हाथ उठाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपली दोनों हाथ को थाइस के ऊपर रखें और कपाल भाती। चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट टाइम जितनी श्वास भीतर रहे उसको पूरा कंप्लीट एक्सेल करना है और श्वास को पूरा बाहर छोड़ देना। एक बार फिर से हाथ को हल्का सा हिलाएं, हाथ को इस तरीके से रिलैक्स करें। शोल्डर में अगर हल्का भी स्ट्रेन आया होगा, थोड़ा पेन आया होगा, तो इस अभ्यास से वो एकदम रिलीज हो जाएगा। अगला अभ्यास थोड़ा हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। अग्निसार क्रिया आप सभी को पता है, अग्निसार की क्रिया लगभग हम अभ्यास कर रहे हैं। अग्निसार में केवल आपको एक बार श्वास अंदर भरना है, भरपूर श्वास अंदर लें थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स और धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर छोड़ देना है। और उसके बाद पेट को अंदर बाहर यानी कि
कपालभाति में तो हम सिर्फ एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, श्वास को आपने बाहर छोड़ दिया और श्वास को बाहर रोक के जितनी बार पेट को आप अंदर बाहर कर सकें उतनी बार कर सकते हैं। लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है कि अगर आप अग्निसार का क्रिया, अगर आपने कम से कम 3 घंटे का डिस्टेंस आपके फूड में और आपके अभ्यास में नहीं है, तो ये अग्निसार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप अग्निसार का अभ्यास करें या कपालभाति का अभ्यास करें, तो जो शुरुआती अभ्यासी हैं उनको कपालभाति या अग्निसार का अभ्यास बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। यानी कि आप ये समझें कि ये जो अभ्यास है कपालभाति का अभ्यास अगर शुरुआत में आप कर रहे हैं या अग्निसार का कर रहे हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 5 मिनट करें, इससे ज्यादा शुरुआत समय में ना करें और धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं। तो अग्निसार का अभ्यास हम 5 बार एक साथ करते हैं। शरीर एकदम रिलैक्स, दोनों हाथ को या तो घुटने पर रखें या सिंपली चिन्ह मुद्रा में अपने दोनों हाथ को रखें, और अगर गला सूखे तो आप पानी जरूर पी सकते हैं। बहुत धीरे से लंबा गहरा श्वास भरें, इनहेल, और पूरी श्वास, जितनी श्वास भीतर है थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स, कंप्लीट एक्सेल एंड स्टार्ट। जितना अच्छा पेट को आप अंदर बाहर कर सकें, जितनी बार कर सके करें। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है ना, गैस्ट्रिक फायर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है ये अभ्यास, यानी कि आपकी भूख की क्षमता को बढ़ाता है। तो घर में भी अगर आपको लगता है कि कोई है, आपके परिवार में कोई है या आपको ही भूख कम लगती है, तो आप अग्निसार का अभ्यास करेंगे तो आपकी भूख जो है और भी ज्यादा बढ़ेगी। सेकेंड राउंड ऑफ अग्निसार, पुनः लंबा गहरा श्वास भरें और पूरा श्वास, जितना श्वास भीतर है पूरा श्वास बाहर छोड़ें, श्वास को बाहर रोकते हुए, और पूरा पेट को अंदर बाहर। चेहरे पे कोई भी स्ट्रेन ना हो, चेहरे को एकदम रिलैक्स करें, एकदम मस्ती के साथ एंजॉय करते हुए। रिलैक्स, एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भरें, इनहेल, पूरा कंप्लीट एक्सेल एंड स्टार्ट। हर बार अपनी क्षमता को बढ़ाएं और गति को भी बढ़ाएं। पहले स्लो रखें, फिर सेकंड राउंड में हल्का सा फास्ट करें, थर्ड राउंड में और फास्ट करें, है ना। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे उसको एक स्टेप आगे ले जाना है। फोर्थ राउंड, अगेन इनहेल, कंप्लीट एक्सेल एंड स्टार्ट। रिलैक्स, एक लास्ट राउंड, एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास अंदर और पूरी श्वास को बाहर निकालें एंड स्टार्ट। स्लोली इनहेल एंड रिलैक्स योर ब्रेथ। आंखें बंद करें, पूरा ध्यान अपने पेट वाले भाग पर लगाएं। महसूस करें कि आपके नेवल वाले एरिया पर, आपके नेवल के राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड क्या अनुभव है। जब हम अग्निसार करते हैं तो हमारे पेट के भीतर कोई ना कोई हमारी उदरीय मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ रहा होता है, एब्डोमिनल मसल्स पे प्रभाव पड़ रहा होता है। जब 5 से 6 बार अग्निसार करें तो उसके प्रभाव को भी थोड़ा महसूस करें। इसी के साथ हम अगला अभ्यास करेंगे, रेशियो ब्रीदिंग का अभ्यास। आज सुबह भी हमने रेशियो ब्रीदिंग का अभ्यास किया था। आज सुबह सबसे पहले हमने जब जल नीति का अभ्यास किया, आई होप आप सभी ने जल नीति का अभ्यास किया होगा, और नहीं तो समझा कि जल नीति का अभ्यास हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमने आज कपालभाति भी की और फिर एक रेशियो ब्रीदिंग का अभ्यास किया। तो रेशियो ब्रीदिंग में आपको एक रेशियो फॉलो करना है। पहले इनहेल करें, फिर श्वास को अंदर रोकें, फिर श्वास को बाहर छोड़ें। और रेशियो क्या फॉलो करना है, 1:1:1। अगर आपको लगता है कि 5 की काउंटिंग में श्वास ले रहे हैं तो 5 की काउंटिंग तक श्वास को भीतर रोकना है और 5 की काउंटिंग में श्वास को बाहर छोड़ देना है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि 7 की काउंटिंग में आप श्वास ले रहे हैं तो 7 की काउंटिंग में श्वास को रोकना भी है और 7 की काउंटिंग में श्वास को बाहर छोड़ना भी है। तो करते हैं हम सभी एक साथ रेशियो ब्रीदिंग का अभ्यास। ओके, आइए आंखें बंद कर सकते हैं, दोनों हाथों को या तो इस तरीके से रखें या फिर सिंपली चिन्ह मुद्रा में अपने दोनों हाथों को रखें।
आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा, और स्लोली पहले तो पूरी श्वास को बाहर निकालें। सबसे पहले अपनी पूरी श्वास को बाहर निकालें, एकदम कंप्लीट एक्सेल, and slowly inhale 1 2 3 4 5 6. Now hold your breath inside 1 2 3 4 5. Now exhale 1 2 3 4 5. एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास अंदर, बहुत धीरे धीरे श्वास लेना है। 1 2 3 4 5 and 6. Retain your breath inside 1 2 3 4 5 6. Exhale, बहुत धीरे धीरे, श्वास बहुत तेजी से छूटती है, बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। 3 4 5 and 6. Inhale again, 1 2 3 4 5. Hold your breath inside 6 5 4 3 2 1. Now exhale, 1 2 3 4 5. Inhale again, धीरे धीरे श्वास अंदर। 1 2 3 4 5. Now hold your breath inside. 1 2 3 4 5. Complete exhale, very slow and deep. 1 2 3 4 and 5. The last round. Inhale again. 1 2 3 4 5. Hold your breath inside 7 seconds तक रोकने की कोशिश। 7 6 5 4 3 2 and 1. Exhale, 1 2 3 4 5 6 and 7. Relax, और अभी अपने आप को एकदम रिलैक्स करें, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, आंखें बंद रखें, एंड जस्ट वॉच योर ब्रेथ। देखें कि इस समय आपकी श्वास में क्या परिवर्तन है। और अगला अभ्यास, हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। नाड़ी शोधन का अभ्यास अपने दाएं हाथ से अभ्यास करेंगे। हाथ की पहले मुद्रा बनाएं, और अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास लेते हुए इसका अभ्यास हम शुरू करेंगे। पहले पूरी श्वास को बाहर निकाल दें, जो भी श्वास है अंदर उसको बाहर निकालें। राइट नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करें एंड स्लोली इनहेल, and the ratio would be 1:2. 1 2 3 4 5. Now exhale through the right nostril. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Inhale again through the right. 1 2 3 4 5. Exhale through your left nostril. 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9 and 10. Inhale again. 1 2 3 4 and 5. Exhale, डबल के रेशियो में एक्सेल करना है। अगर आप 5:10 नहीं फॉलो कर पा रहे तो उसको और कम करें, 3 और 6 का फॉलो करें। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब श्वास ले रहे हैं तो एक्सलेशन उसका पूरा डबल होना चाहिए, तभी उसका प्रभाव मिलता है। और श्वास को जितना धीरे ले सकें, योर ब्रेथ शुड बी वेरी स्लो एंड डीप, है ना। जितना लंबा हो सके उतना लंबा लें और बहुत धीरे लें। जब हम एक्सेल करें तो श्वास बहुत तेजी से बाहर निकल रही होती है, इसी को हमें कंट्रोल करना है। जब बराबर अभ्यास करेंगे, हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया कि चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले निश्चलम भवे, यानी कि जब वात यानी कि जब वायु बहुत तेज होती है तो मन जो है ना उसमें भी विचार बहुत तेज होने लग जाते हैं, और जब उस पर कंट्रोल आने लग जाता है तो कहीं ना कहीं विचारों में भी कंट्रोल आने लग जाता है। तो इन अभ्यास से कहीं ना कहीं हम अपनी वात पे, अपनी वायु पे कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इसके 2 राउंड और कंप्लीट कीजिए।
बहुत ही धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है और बहुत ही धीरे धीरे डबल रेशियो के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है, और फिर वापस राइट से लेना है और डबल के रेशियो के साथ लेफ्ट से श्वास को बाहर एक्सेल कर देना है। कंप्लीट द लास्ट राउंड ऑफ नाड़ी शोधन। अंतिम राउंड, अंतिम चक्र को पूरा करें। हमेशा लेफ्ट से ही फिनिश होगा, कभी भी राइट पे अभ्यास को नहीं छोड़ना। मेक श्योर दैट यू फिनिश द प्रैक्टिस ऑलवेज थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, हमेशा, वरना वो अभ्यास अधूरा रह जाता है आपका अगर आपने राइट पे एक्सेल करके श्वास को बाहर छोड़ दिया। अगर आपने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया हो तो हम केवल 5 बार एक अंतिम अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने दोनों अंगूठों को अपने कान पे लगाएं, कानों को अच्छे से बंद करना है इस प्रकार कि बाहर की जो ध्वनिया है वो आपको ना सुनाई दे। कान पे लगाना है दोनों अंगूठों को और चारों उंगलियों को अपनी आंखों पे रखना है। इसमें कोई दबाव नहीं देना, केवल स्पर्श करना है, जस्ट टच योर आईज, है ना, छूना है केवल। दांतों को मिला लें आपस में, होंठ को बंद रखें और इनहेल थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। और जब श्वास छोड़ेंगे तो भ्रमर के साथ, किस प्रकार, इनहेल, two more rounds. अंतिम बार पूरी ऊर्जा के श्वास साथ श्वास अंदर, धीरे से दोनों हाथ अपने घुटनों पर, आंखों को बंद रखें। कुछ क्षण ये जो भ्रमर हमने किया, इस भ्रमर को अंदर ही अंदर महसूस करें। और अभ्यास पूरा होने के बाद दोनों हाथों को हल्का सा रगड़ें आपस में और दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो एक इंफॉर्मेशन और आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे कि जैसे आप सभी को पता है कि रितान्वेशी अब से आने वाले समय में दीप यज्ञ बर्थडे सेलिब्रेशन को करने वाली है, यानी कि अब से हम भारतीय संस्कृति के अनुसार किस प्रकार से जन्मदिन को मनाया जाए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई गई है। तो अगर आप में से कोई भी
आपको अगर लगता है कि हम एक भारतीय परंपरा के अनुसार एक जन्मदिन मनाएं, तो उसके लिए हम पूरा प्रोग्राम ये तैयार किया गया है। तो आपके परिवार में अगर किसी का जन्मदिन हो तो आप रितान्वेशी को बता सकते हैं, ताकि आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए रितान्वेशी पूरा उसके लिए कर सके। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है एक बार आपके साथ दोबारा शेयर कर दी जाएगी। और 1 मिनट में हमारे जो गेस्ट हैं वो लगभग जुड़ ही रहे हैं हमसे। आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम शायद में भी उनके साइड से आया है। बस 1 मिनट का टाइम और हम लेंगे, उसके बाद वो ज्वाइन हो रहे हैं और फिर हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे। जस्ट 1 मिनट। तो मैं बता दूं कि आज जो हमारे गेस्ट आज के सेशन में आने वाले हैं वो डॉक्टर नीलिमा जी। तो जो डॉक्टर नीलिमा जी हैं वो इस समय साउथ कोरिया में प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। केमिस्ट्री उनका विषय है, केमिस्ट्री वो पढ़ाती हैं और लंबे समय से वो एज अ प्रोफेसर साउथ कोरिया में काम कर रही हैं और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस में उनका नाम है, यानी कि कई सारी रिसर्चेज उन्होंने की हैं और विशेष रूप से फूड और बायोकेमिस्ट्री जैसे विषय पर उन्होंने काम किया। और हमारे आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी की वो एक समय में क्लासमेट भी रही हैं, उनके साथ उन्होंने अध्ययन भी किया है। तो कल किसी कारणवश वो हमसे नहीं जुड़ पाई, लेकिन आज अपना समय वो निकाल के हमारे बीच में उपस्थित हो पाई हैं। और थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन आ, कई बार होता है कि कुछ पाने के लिए कई बार हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रयत्न करना होता है, तो बस कुछ ऐसा ही रहा। और आज का जो उनका विषय है, जो प्रतिदिन हम सुबह क्लिनजिंग का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर आज उनका व्याख्यान होने वाला है। और बस कुछ ही सेकंड्स में हम उनका व्याख्यान सुनेंगे। तो बस आई थिंक शी हैज जॉइंड। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फाइनली हमारे इस सेशन में उपस्थित हैं। तो मैं हृदय से स्वागत करता हूं डॉक्टर नीलिमा मैम का, जो कि सीधा साउथ कोरिया से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आपका वेलकम है एक बार। ओके। हरिओम मैम। मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आई गेस यू आर ऑन म्यूट म्यूट। Can you hear, sir?
Yeah, it's audible, ma'am. Yeah, we can hear you. Okay. So can I speak now? Yeah, ma'am. Please, I welcome you from the behalf of Team Ritan Veshi for this beautiful lecture. And we have been waiting for you, and finally you are here. Today actually I got in a hodgepodge and Okay, I had to run for almost half a kilometer to reach home on okay, time, okay, okay, but it still got late. Anyways, okay. so I thought I should start because I already got late. So Yes. the topic for the discussion allotted for me is detoxification. So is it okay if I speak in English or I can use Hindi? Just please select a language. Uh, it can be bilingual, ma'am, or you can speak in No, English. the major audience, they should Yeah. We understand. have major So audience. Yeah. if it The, is a Hindi the prevalent audience, so I should speak Hindi, or maybe if it is English prevalent, Nilima then ma'am, major audience understands English. okay. So is it okay if I continue in English? So, so the topic for today's discussion allotted to me is detoxification. Now, there can be several aspects of this uh, topic. Detoxification means detoxification of mind, or detoxification of your thoughts, or detoxification of your body. Now, as you have already studied in yoga, so far as Dr. Rajesh had been explaining things, you can connect that mind and body and are both interconnected. As you put the nutrients in your body, it actually reflects on your mind and your and in terms of your thoughts, and sometimes in terms of your action. So in terms of that, body is also naturally of different types like Vata, Pitta, Kapha. So these are all the basics. But here I am told to speak about detoxification, how to use the nutrients and available resources, and by using our wisdom, how to detoxify our body. So first, we need to understand what is toxification. So if you can approach this problem in many ways, and there you end up raising several questions like what is toxification, what are the toxins, what are the sources of toxins, and how the toxins work in our body, how it creates a lot of problems, diseases, and how it complicates everything, and then we fall into taking some medicines. So as we understand that if most of our audiences are from India, they can understand that we are foodie, great foodie. We love to make delicious food, and we eat, and we try a lot of things. That's why the cuisine, the quantity, quality, and the variety of cuisines in India is so much huge, and the collection and the heritage is so much deep and intense that it would take several lifetimes to if you explore every taste. So just one lifetime is not enough to explore all the tastes. So rest of the world, it will be even more. Now the thing is that the basic questions, so most of the things you already know, that sometimes we find ourselves in some diseases, sometimes uneasiness of our body, and we cannot digest food, and sometimes it is not suitable to our body. So just I'll go to some basics idea, because I have to finish my lecture in some a half an hour or maybe less than that. So first, just I will just pinpoint the basic ideas, and then you can relate all the things, and then entire concept will be very easy for you to understand. So the thing is that first, the factor that comes of our existence is the place where we are born. So we are born with certain, you can say that in India, we just sketch a horoscope, and we try to know the type of our personality, type of our mind, type of a basic nakshatra, Rashi, and etc. So at the same time, this Rashi and nakshatra is also associated with the type of body we find, and type of nutrients which are actually nutritious for us, and type of nutrients or the sources which are actually toxin for us. So every type of nutrients is not suitable for every type of human body. So you have to basically understand what is your body type. Now it is very simple to, I should simplify this entire complexity by saying that the place where you are born is actually an outcome of a huge and complicated
you can say the cosmic calculation that you are born to a certain place at a certain time with certain prospects, with a certain mathematics and permutation and combination of your relatives, family members, and rest of the other things, and then type of nutrition which you are fed to. And why I'm saying that the combination of family members, because the type of food which you eat, it largely depends upon the community you are born to. Either it is a vegetarian community or non-vegetarian community or both kind of food you can take, or how much green vegetables you are taking and how much non-green or meat you are taking. So it depends upon that culture also. Sometimes a family member who loves to eat meat, but the another family member, he or she cannot digest meat. So this is a basic difference. First, you need to understand that. And second, the thing is that the sources of toxins which are forming in your body, it lot depends upon when you are eating your food. Now the thing is that in the basic sense, the toxin starts forming as soon as you have a lot of thoughts on your mind. Now you see in your lifestyle, you watch TV or you have some combination of food that is not actually fresh, or maybe preserved or refrigerated in the fridge, or it is processed. You are opening the food from some can or some some preservative frozen food, or you cook one day and store it for several days and then you eat one by one. Now these are all the lifestyle generated complications which you add to your food. The more number of steps you add to your food for processing it before you eat it, actually it adds a lot of complexity. And it actually, the nowadays it is much more criticized that the food which are bottled or canned or preserved or like this kind of processed foods which are packaged, these have certain kinds of bacteria which enter into your body and very difficult to get rid of. So there are several food norms and several laws and orders that okay, these much safety should be applied before you package your food. But the simple concept is that eat fresh. This is one kind. You can simplify rest of all the stuffs, whether you should trust a packaged food or canned food, yes or no, whether you should take the carbonated drinks which is packaged, I don't know when they are packaged and the date and time is written, but who cares to read to them. So you should basically, if you just simplify down downsize the number of steps, that the food is grown in some field, it reaches to your house, you wash them and you just cook them. Maybe you don't apply too many numbers of steps, don't add too many spices or don't apply too many condiments, and it reaches to your plate. The simplest number of steps you can provide before you eat your food is the best step you can take. So the best idea for the first step of detoxification is just don't allow toxification of your body. So my idea of approaching this problem is, first you understand the problem, just don't allow to create the problem. Half of your problem is done. You can answer half of the questions and you can protect your body from toxification. And it is a foolish idea, first toxicate your body and then allow detoxification. So this is first point first, just allow the simplest number of steps in the food processing, and this automatically answers the second aspect of this topic, that is choose the local food. Now the thing is that here I will take only 2 or 3 examples and it will elaborate all the entire scenario. That when we were young, I am talking about the scenario in India. When we were young, we used to take the mustard oil, right? So mustard oil was basic ingredient. We used to make our vegetables curry. And the second was the til oil or sesame oil, and some kind of more seeds oil were there available to us. But sesame oil next to vegetable oil, and you used to take sometimes sunflower oil. And later on, a huge flood of advertisement started coming to our television because we were introduced to television. So now the most of the people who are from 90s, who did their schooling in 90s, they must remember that there used to come several sunflower oil
and several vegetable oils, refined oils. These oil came which contain some some percentage of palm oil. Now the thing is that palm oil is grown in some other area. So later on we had lot of GK that palm oil is basically imported from Indonesia. Now it is mixed with some vegetable oil here, and then third combination reaches to your manufacturer, and it is packaged and then sold to your household. Now the advertisements they show that okay, if you eat safflower oil or sunflower oil or this kind of oil, you will be healthy, you'll be having less chances of getting heart attack. So these advertisements, they actually put such a huge impact that people all of a sudden they stopped using the til oil, the sesame oil. They stopped using the mustard oil because it creates some kind of a smell. Right. So the local people who used to produce them or process them and provide it locally, they all of a sudden go jobless. Then they also started buying this refined oil, stock their shops, and then sell to you. Now, the second impact it came first, you make your locals jobless. So, an unemployment you already created. Second, you make all those farmers jobless who used to grow til. So, that production of tilhan went below certain level that India is now importing til. So til is certain thing that til has a lot of calcium, and the consumption of til became so meager that now pharmacy group will say, okay, your bones don't have calcium, so take calcium tablets. All of a sudden, market flooded with calcium. Now you are not using the basic til or turmeric, the raw turmeric, and all of a sudden you are toxifying. Actually, your body is getting deficient of those nutrients, which you could get it naturally. Now, in the beginning that we did not had some basic cosmetics, the creams or the different kind of oils, so we used that mustard oil. In south people use coconut oil. For centuries they are using coconut oil, right? They never get sick of it. But all of a sudden some German report came and it said that coconut oil is a toxin for health, and how Indians can use it, and it is a very bad practice. Mustard oil out of fashion. So the thing is that the local people who used it, they were healthy using this fresh mustard oil, because that locality, the mustard oil, because we are actually having surplus of bacteria. We are always surrounded by maybe 3,000 types of bacteria in India because it's a tropical country. And we used to eat food which are antibacterial. Mustard oil is a natural antibacterial. We used to apply it on our skin and keep our skin fresh and healthy. So it was a basic ingredient of our life which used to keep us healthy. Now we are using some olive oil which is produced in some other country. It has some other nutrients, and it does not have the basic ingredients that would protect us from these many types of bacteria. So automatically you are making highways for these bacteria to enter your system, and you don't have a check barrier. So the second point is that try to understand the local things. So your body, you are now taking the water which is rich in minerals, which is from the ground. Now these days I cannot suggest you to take groundwater because you have already produced a lot of toxins in it. It is not that pure to drink. Now the packaged drinking water, it is something which is available to you. Oro water is something available to you. Now oro water does not contain any salt. The thing is that the groundwater which we used to take, it was rich in kind of salts, different kinds of salts, which is actually necessary for our digestion. This you can understand when you migrate from one place to another place. Suppose you are born in some North Indian state, and then you migrate to some hilly areas, say Sikkim or Gangtok or somewhere Uttaranchal or somewhere in Assam or Arunachal Pradesh. So in hilly areas, the water is mainly devoid of nutrients. So some kind of nutrients are not there. So people actually find some problem in digesting the food, and if they take this raw water, they suffer from hill diarrhea. Similarly, the people from these hilly areas, when they migrate to some South India, now there the water is full of salt. Now that salty water does not suit to them. So migration actually creates some of the problem that body automatically gets in some shock. And when you spend some time, then body gets accustomed to this natural food. Now the thing is that with the transportation, modernization, processing, and cold storage, basically I should say cold storage, I don't think
because this is my experience when I ask this new generation people. So just say tomato, whether it is a winter vegetable or a summer vegetable, because nowadays you will get tomatoes around the year. Cold storage made it possible. The thing is that tomato is basically a winter fruit, a winter vegetable. So consume it in the winter. When summers come, just stop it. So, but our taste and our cuisine and our lifestyle is something we want to get the best, because we have just set up our mind that if we are earning this much, why should not we eat better? And tomatoes are healthy. Now, the thing is that tomatoes are healthy only in winters. Tomatoes are not healthy in the summer. So you have to understand which fruit grows at what time. Unfortunately, this cold storage and availability of everything. Suppose I give you one example of South Korea where I live. The 8 to 10 vegetables, they are available round the year. And all those are available round the year. People eat throughout the year and they are more susceptible for many diseases, because every 2 years you need to get a health checkup. Earlier we never used to, but still we used to live a healthy life. So when you allow toxins to enter, then you get need of the thing that detoxify it. Now the detox idea of detoxification among Indians, that okay, eat some miracle seed, eat some this, eat some that, get some method to detoxify, because if you open the YouTube and put the detoxification, you will get 101 methods. If you open put these words, keywords in on the internet, you will get maybe 1,000 methods how to detoxify your body. Now the thing is that detoxification in one geographic area, when people use it, cannot apply to another geographic area. You might fall sick. So in some methods, for example, celery juice is said that it is best for detoxification. Now you take celery juice and you get your bad stomach. So the thing is that first, I wish to just to pinpoint this feature. Just do not follow whatever written, whatever advertised, and whatever is shiny is not the gold. Now, basic idea about to nail down this problem is to understand the problem, that how the toxins are entering. Unless you stop that thing first, the detoxification cannot work on you. I can tell you several methods. I can download it from the internet and show you the pictures. But this can be available. This can be applicable only to few people who represent us, who belong to certain geographic area, but not all the geographic area. So the first thing first, you should know what are the local availability, the local fruits there, local food there, local vegetable there, local grains there. You first make a list. So now we are a global village, does not mean we belong to the same place. We belong to different places. So I cannot give you one idea that can be applicable for all. And I cannot say that, okay, eat methi seeds, it will detoxify your blood, it will purify your blood. But if certain geographical region you are living, and it may create another type of toxin, because that place needs some specific food and specific nutrients in our body, which should make a resonance with the atmosphere outside, the climate outside. If you need the nutrients, sometimes the minerals and sugars and salts, so that because you are living in a very humid area, I cannot tell you some method that does not have any electrolyte. So at that place, you need to make a list. What are the local vegetables there, local nutrients there? And it is a particular for one particular region, either North India or South India, East or West, or maybe in some foreign land. So every water type, every land has its own water type, its own pH, its own climate. And if you make resonance with that thing, you will get less number of ways that toxin would enter your body. So detoxification will not be a problem for you. And the second thing is that you need to just make a search that vegetables which are available in our market, which season they do belong. If you eat mango in the winter season, definitely it is going to do a problem for you. It is not a fruit of winter season, but here you can find mangoes around the year. And people eat it and then they go for health checkup. So I don't want you to do that thing. Just put a little wisdom that if whatever fruit or food or grains or some kind of vegetables, just note down what are the season where it should be consumed. So local food plus seasonal food, these two make a winning combination. And third, that you should actually think about the kind of
certain, just like for example I can give, we have certain festivals like Holi. So we have dahi bada, we have gujia, we have different kind of preparations which we eat during Holi. And then it comes the Chaitra Navratra. Now in Chaitra Navratra there are certain combination of food which you eat. Now you can actually dig down deep that we use rock salt, right? Not this iodized salt. And sometimes we actually just do not eat some kind of cereals or some kind of food. It's prohibited, only some limited kind of combinations, and that too very specific kind, so that those nutrients should enter your body and prepare for the summer season. Similarly, this Sharad Navratri, during the Durga Puja, there is another Navratri and you have a different combination of food. There also it is mandatory, so that you eat some certain kind of food, and which should enter into your body the nutrients, and it should prepare you for the winters. The same thing birds do. Birds take lot of seeds during the winter so that they should grow some thick thick feathers, so that it should protect them from the winters. And in summer season they shed their feathers so that some thin coverage of feathers are there, so that they prepare for their summer season. So similarly, if you see the Chhat Puja, it is the biggest example because it is, you can see it directly. So you can see the collection of fruits and vegetables during the offerings, when they prepare for the offerings, is very unique. Round the year, people have just protected these kind of vocabulary about fruits, vegetables, and rest of the nutrients for centuries, so that they should be remembered, because the time of change, everybody should change, and a new generation comes, and very few remember what kind of food they take. And this new generation, many people don't know what is spinach like. They cannot identify the spinach, although they are studying medicine. So there are some examples, so do not be that foolish, and try to just note down what are the kind of fruits you can actually avail, and the seasonal foods. So it will help you in preparing your body for not allowing the toxins to grow, so that you come in need of detoxification. So the idea of detoxification, if you ask me, is don't allow the toxins to enter in the first place. And if it enters in the first place, then you must get back to your basics and just recycle your body by eating the proper one, eating the proper diet. I'm not giving any list of seeds, or because everybody will try to find, import, or just purchase it and try to use, but it may not work in every geographical region. So you need to make that list yourself. So this is just the 2-3 points I wanted to discuss, and I think the time is over by now. I think if you can ask me any questions, so please do. I will explain more. Ma'am, Siddharth here. Yes, sir. So like you very rightly mentioned that the local climate, the local vegetation, fruits, grains, everything, they matter a lot in terms of how the body responds to them. So like I stay in Bombay, which Yes, has sir. a predominantly humid climate. It's Western India. Now, how do I as a layman get to know, ठीक है, एक basic level पे पता है fruits का तो India में पता रहता है हम लोग को कौन सा fruit कब आता है कैसे. But grain wise, I belong to North India, but I stay in Bombay, right? So how can we get that kind of an information? खाली Google के basis पे तो शायद ठीक नहीं गूगल रहता. आपको कंफ्यूज कर देंगे. है ना? Yeah. गूगल आपको So, कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि can गूगल there be a- ग्लोबल है ना. गूगल ग्लोबल है, Yes, गूगल can- लोकल नहीं है. Yeah. So what do you suggest? Can we make a chart of, हम क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियंस ही हैं ज्यादा करके, जी जी. तो इंडिया में कौन कौन से एरियाज का अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर दें, कैन यू हेल्प अस प्रिपेयर सम काइंड ऑफ अ चार्ट और समथिंग? यस, आई कैन हेल्प. मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको मैं रिसेंट में ही पढ़ना शुरू की थी. फिर लगा कि हम लोगों ने अपने आप को ना उन सारे दरवाजों की तरफ खोल दिया जो हमें कंफ्यूज कर दे. लेकिन क्लैरिटी के लिए हम लोग तैयार नहीं हो पाए, बिकॉज हम लोग का जो सिलेबस है, मैं एनसीईआरटी से पढ़ी हूँ, सीबीएसई से, तो पूरे इंडिया में एक ही सिलेबस चलता है. पूरे इंडिया में पढ़ाई जाती है कि हाँ दाल अच्छा है, एग खाओ, एग में प्रोटीन है, ये खाओ वो खाओ, बस ये बेसिक है. लेकिन ये नहीं बताते हैं कि मतलब उस एरिया का लोकल चीज क्या है.
ये यूनिफिकेशन जो यूनिफॉर्म करने वाला जो चीज है ना, हमारा भारत छोटा कंट्री नहीं है, और जो सिलेबस वाला जो चीज आया है, जो यूनिफॉर्म सिलेबस, वो छोटे कंट्रीज से आया है, जिनका क्लाइमेट मतलब कि शायद साल भर में एक ही रहता है। पर हम लोग का अगर आप देखिए, साउथ इंडिया में आपको एक सीजन मिलेगा, एक या दो सीजन मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में जाओ तो आपको 4 सीजन मिलेगा, और अगर आप साउथ सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल में जाएंगे तो आपको 6 सीजन मिलेगा। वेरी ट्रू। ठीक है, तो आपको सीजन के हिसाब से वहाँ का लोकल, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी जाके खुद से एक्सप्लोर करो, बट ये आपको डेटाबेस मिलेगा कि महाराष्ट्र में लोकल ग्रेन्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें वो लोग उगाते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी से उगे हुए चीजें हैं। तो आप जो पानी पीते हो बेसिकली आरओ वाटर ही पीते होगे, क्योंकि वही शुद्ध होता है। आरओ, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली आरओ, बट हाँ यूवी तो होता ये ही है, जैसे आरओ करके ज्यादा हो ही जाता उसको पानी को पीते हो, तो पानी जो है वो पहले तो बेसिक ये था कि कुएं से निकाल के लोग पीते थे। अब कुआं तो कहीं नहीं मिलेगा आपको हाई राइज बिल्डिंग्स में। तो और तो एक आपका मतलब कि बेसिक हो गया, लेकिन जो चीज था कि जो आपके डाइजेशन में हेल्प करे, वो मिनरल्स आपके आरओ वाटर में नहीं जाते, बेसिकली नहीं जाते, आप कहीं भी नहीं मिलता वो चीज। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है जो ग्रेन्स आप खाते हो ना, उस मतलब कि जो वाटर जो है जमीन से, वही तो ये प्लांट्स ले रहे हैं। तो वो ग्रेन्स में वो सॉल्ट, जो मिनिमम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सब जाते हैं। तो लोकल ग्रेन्स आपका सेकेंड होप है कि आपके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स चले जाएं, क्योंकि मुंबई का वेदर हॉट है, ह्यूमिड है, पसीना इतना निकलता है, आपकी जान निकल जाए तो आपको इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी। तो मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट नीड जो मुंबई के इंसान का है, वो कश्मीर का नहीं हो सकता। वहां पर आप नमक ज्यादा खाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट का वो एक मतलब कि एवरीडे वो जाए, एक्सरसाइज तो जरूरी है ही। तो जो लोकल फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मतलब कि आप ऐसे पता कर सकते हो कि यहाँ पर क्या सब्जी उगाते हैं लोग। ठीक है, मतलब आप वेंडर से ही पूछ लो, ज्यादातर तो हिंदी लोकल बोलने लोगों वाले से बात होते हैं। की जाए। हाँ, तो राइट। वो बोलो कि यहाँ पर बेसिकली क्या उगाते हैं। तो जो फ्रूट्स से आप देखेंगे ना, सब्जियां हैं, बस मुझे बस यही सब्जियां चाहिए। अब जैसे कि धनिया जो है, जो कोरिएंडर है, वो जाड़ों का है, आप उसको गर्मी में मत यूज कीजिए, ओके। वो जाड़े में उगता है। मटर जो है वो जाड़े में उगता है, मटर में आप खाइए, बॉडी को गर्म करेगा, लेकिन आप गर्मी में खाएंगे वो आपके शरीर में उपद्रव करेगा। तो वो आजकल फ्रोजन बटर भी यूज करते हैं हाँ, हम लोग। तो ये ही मतलब कृपा है, इन सारे प्रोसेस फूड्स का बड़ी कृपा है कि हमारी जिंदगी आसान बन गई है, जीना मुश्किल हो गया है। तो आप जैसे टमाटर है, टमाटर मैंने देखा यहाँ पे गर्मी में ज्यादा यूज करते हैं टमाटर, मतलब टमाटर से सब्जी में टेस्ट आ जाता है, लेकिन अंदर जाके जो उपद्रव होता है वो एक मुश्किल में आपको डाल सकता है, क्योंकि उसका जो तत्व है वो आपको जाड़े में ही यूज होगा। जाड़े में जो विटामिन सी जिस तरह से आपको चाहिए, वो विटामिन सी आपको जाड़े में नहीं मिले, आप परेशान हो जाएंगे। आपको वो जाड़े में यूज करना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन गर्मियों में जब आप यूज करते हैं ना, तो फिर आपके यूरिन में फिर ढेर सारे वो झाग निकलना शुरू हो जाता है, जो कि पता चल रहा है कि आपका शुगर लेवल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसीलिए आपको स्ट्रेस बड़े आराम से हो जाएगा, वो आपको मूड में दिखेगा, काम में दिखेगा कि आप एक मौसम के फल को उस टाइम नहीं खाए और दूसरे टाइम में अवेलेबल है आपने खा लिया, फिर कहा कि ये सब तो हेल्दी है, खा लेते हैं, सब्जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी हेल्दी। सीजन की बात कोई नहीं करता। अब ये सारे सिलेबस की चीजें उन देशों से निकल के आई हैं, ये पूरा पैटर्न, जो कि बहुत छोटे देश है जहाँ क्लाइमेट ही एक है। हमारे भारत देश जैसा बड़ा नहीं है, तो जो साउथ में पढ़ाया जाता है वो नॉर्थ वाले लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये अगर आप समझ जाएंगे ना, तो फिर आप इस थॉट के ऊपर आप पूरा बहुत मतलब आसानी से आप बिल्ड कर लेंगे। फिर आपको जो जैसे स्ट्रेस कोई रिलेटेड जो आपको थॉट्स होते हैं ना, वो उसका कारण समझ में आएगा, क्योंकि आपने खाने में वो चीज खाई है जो कि सीजन का नहीं है। अब आपने मुंबई में रह के सेब खाया, सेब आपका लोकल फ्रूट नहीं है, लेकिन आपको कहा जाता है कि सेब खाइए, ईट एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये एडवर्टाइजमेंट इतना तो सब जगह है। भरा हुआ है कि वो सेब का एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। बट आप एक क्षण के लिए सोचे, आप सेब नहीं खा करके वहां का कोई लोकल फ्रूट खाइए, वो आपको सेब से 10 टाइम्स ज्यादा न्यूट्रिशन देगा। और वो मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस चीज को ज्यादा ध्यान दें। और यहाँ पर जैसे कि साउथ कोरिया में ये है, सारे फ्रूट्स बाहर से आते, सेब यहाँ का लोकल है, ठीक है। और जैसे बनाना हो गया, अब यहाँ पर मैं बनाना खाती हूँ तो लाजिमी है मेरा शुगर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ का लोकल फ्रूट नहीं है। वाकई में बहुत बनाना खाती थी, बाद में शुगर से परेशान हो गई, मैंने कहा कहाँ मैंने एक्स्ट्रा शुगर खाया, क्योंकि मैंने ऐसा फल खाया जिसकी वजह से एक्स्ट्रा शुगर मेरे बॉडी में गया, वो यूज नहीं हुआ, फिर शुगर बढ़ा। तो अब मैं सोचती हूँ कि यहाँ का लोकल फूड और फ्रूट क्या है, तो फिर मैं चुन करके एक चार्ट बनाई, फिर मैंने देखा कि नहीं, ठीक हो जा रहा है, मेरा बॉडी अपने आप ठीक हो गया। टमाटर को मैंने जाड़े में खाया, गर्मियों में नहीं खाया।
तो धीरे धीरे मैंने देखा कि नहीं, ये विजडम काम किया। और वो सबसे ज्यादा जो ये जो रीजन आया, वो एक बार ऐसे ही मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि यूएसए में लॉस एंजलिस के कौन से टेक्सास में इंडियंस लोग छठ पूजा मना रहे हैं, और उनके जो ऑफरिंग्स में सारी चीजें इकट्ठा किए हैं। तो मैं बड़ा इंक्विजिटिव हुई, इनको मिला कहाँ से ये सब चीजें। पता चला इन लोगों ने एक सप्लाई चेन बनाया जिसमें ये सारी चीजें लेके आए। फिर मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि अगर यूएसए में ये शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये ट्रेडिशन को बचाने की एक तैयारी है, कि इंडियंस लोग अपने ट्रेडिशन को, हेरिटेज को लेके गए और बचाए, प्रिजर्व किए। तो फिर बचाने के पीछे होता क्या है कि हाँ, ढेर सारा खाना पीना करेंगे, पूजा करेंगे। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मिला कि नहीं, वो जो सीजन होता है दीपावली का छठा दिन, उसके बाद जाड़ा आ जाता है। तो जाड़ा जब आ जाता है तो बॉडी में ऑलरेडी जाड़े के बैक्टीरिया वो एक्टिवेट होंगे, आपको ठंड लगेगी। तो उस ठंड से आपको तैयार करने के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स, आपने अगर गॉड को ऑफर किया तो आपने खुद भी तो खाया है ना। तो फेस्टिवल्स के थ्रू हमारे ये जो पर्टिकुलर फूड है ना, उसको सीजन के लिए आप कंज्यूम अगर कर लेते हैं तो आपको बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत मिल जाती है, फिर आप बीमार नहीं पड़ते, तो आप फार्मेसी नहीं जाते। तो ये विजडम इस इन फेस्टिवल से आता है। तो वहां से फिर मैंने सर्च करके शुरू किया, तो फिर लगा कि नहीं, सीजनल जो फ्रूट्स है वो हम भूल गए, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ से पढ़ा वो एक यूनिफॉर्म सिलेबस है, जिसमें चीजें जो हैं वो ठीक है, अच्छी बताई गई हैं, लेकिन उसमें थोड़ी और बारीकी की जरूरत है, जो कि सीखना चाहिए। तो ये एक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपने ये थोड़ा सा लोकल वाला चीज को आपने एक्सप्लोर कर लिया, तो मेरे ख्याल से मुंबई में जितने लोग रहते हैं सबके लिए हो जाएगा वो विजडम। फिर मैं भी सर्च करके बता सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो और कुछ बताइए क्वेश्चंस। सेकंड चीज ऑयल का बताऊंगी। ऑयल का जो है, जो लोकल मेड ऑयल है ना, आप उसी को ही यूज करें, जो खाना बनाने के लिए यूज होता है। पाम ऑयल जो है वो इंडियंस को सूट नहीं करता। ये सीधी सी बात है, इसको बाद में देखा गया, पाम ऑयल से हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। और जिस जगह पे ये उगता है, जहाँ के लोगों, और जैसे नारियल का तेल साउथ के लोग यूज करते हैं, नॉर्थ के लोग नहीं यूज कर पाते। नॉर्थ के लोग आपका सरसों का तेल ज्यादा यूज करते हैं, और बंगाल में भी सरसों का तेल यूज होता है। लेकिन अब वो लोग भी जैसे रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम देखी गई है उनमें भी। सबसे बड़ी बात है, जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, वो उससे इंडियंस बड़े परेशान होते हैं। तो ये मतलब कि पहले बॉडी ऑयल के जैसे भी ये जो सरसों की कच्ची घनी यूज की जाती थी, वो बाकी सारे कॉस्मेटिक से काफी बेटर है। सो इन साउथ कोरिया मुझे 8 साल हो गए। I never used any cosmetics, but my skin is better than many of the Koreans, so I can say that. So cosmetics is another bluff. So okay, ये चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। अगर आप लोकल के तरफ ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से you have nailed down 80% of this problem of toxification. हालांकि जस्ट एक डिस्कशन की बात है छोटी सी, वो ये कि है हम नॉर्थ इंडियन, तो सबको सरसों का तेल खाने की आदत है, और स्वाद भी एक चीज होती है। बॉम्बे आ गए, यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी काफी यूज होता है, मुझे पसंद भी बहुत है। तो मेरी बॉडी टाइप एक तो कैसी होगी बात पे कफ के हिसाब से, प्लस मैं पला बड़ा हूँ नॉर्थ में, रहता यहाँ पे हूँ, तो कॉम्बिनेशन कई सारे हैं इसमें मेरे ख्याल में। हाँ, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि आपको सूट कौन सा वर्कआउट करता करना है। पड़ेगा, तो हाँ जैसे हम लोग एग्जैक्टली। ध्यान में भी सूट कर ढूंढते हैं ना, कि कौन सा ध्यान का टेक्निक मुझे सूट कर रहा है। हर किसी का ध्यान के अलग अलग अनुभव होते हैं, तो हम लोग वो ध्यान की प्रक्रिया भी हम लोग चुनते हैं कि अच्छा, ये ध्यान मुझे सूट कर रहा है, मुझे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ठीक उसी तरह फूड का भी है, ये बहुत ही मतलब मजेदार होगा ये अपने आप को जानना। मतलब कि हाँ, ये सबके लिए अलग भी है, और एक परिवार में अलग अलग प्रकृति के लोग भी हो सकते हैं। और जो स्ट्रेस रिलेटेड जो चीजें हैं, जितना भी स्ट्रेस होना और सामने वाले को स्ट्रेस देना, ये जो है, ये पूरा तुरंत ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वर्क प्लेसेस अब धीरे धीरे मुश्किल होते जा रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं कि किसी को खाना सूट नहीं कर रहा है, खा पी रहे नहीं और अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, तो वो दूसरों की लाइफ को भी मुश्किल करते हैं। और दवाई हर चीज का इलाज नहीं है। मेडिसिन इज नॉट द आंसर टू एवरीथिंग। फार्मेसी इज गुड, इमरजेंसी कंडीशन में वही काम आता है, but try to live healthy and be free of stress. It is better than having medicine. This is like, और कुछ विचार बताएं सर।
लग रहा है। और अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं मैम से, कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न अगर आ रहा हो। अगर कोई पार्ट नहीं पसंद आया तो वो भी बता सकते हो, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। First of all, आई एम ma'am, I फ्री फॉर thank you. क्रिटिसिज्म। First of all, I thank you from the bottom of my heart for taking your time from your busy schedule and to be our speaker. और सच में आपने एक शोध का विषय सबके सामने छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि जो अभी आपने चीजें शेयर की कि गूगल, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये लगा कि गूगल ग्लोबल है, वो लोकल नहीं है, तो लोकल हमें खुद ही बनना पड़ेगा। हाँ, और हम इस वजह लोकल से है। हम लोकल है। और बिल्कुल, तो सभी के पास एक रिसर्च का एक वो मैं ये है कि रिसर्च का पार्टी आपने यहाँ पे दे दिया कि खुद ही रिसर्च कीजिए कि क्या आपका लोकल है, क्या आपका सीजनल है, और उसके हिसाब से खाएं, तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये तो विजडम है, ये विजडम है। पहले तो टॉक्सिन बनाना बंद कीजिए तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया ना। जी जी ये जी पहले है कि प्रॉब्लम पहले क्रिएट करो फिर सॉल्व करो, ये गूगल का स्टैंडर्ड है। ग्लोबलाइजेशन का ये सबसे बड़ा फंडा है, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो फिर दिमाग लगाओ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा आइडिया बेस, लेकिन ये मजेदार है। आप अपने आसपास के लोगों को जान सकते हैं, और जो लोकल फूड अगर आप उगाना शुरू करें, ये खाना शुरू करें। जैसे तिलहन बंद हो गया हमारे प्रैक्टिस से, तो हमें तिलहन का आयात करना पड़ता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि भारत में तिलहन आयात होता है। पहले बहुत उगाया जाता था, बहुत खाया जाता था। और तिलहन का प्रयोग करने से नेचुरली आपके बॉडी में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तिलहन में बहुत कैल्शियम होता है। तो वो है जैसे हमारे मतलब कि जैसे मातृशक्तियां हैं। अब जैसे कि चाइल्ड बर्थ के बाद उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम विटामिन डी की हो जाती है, कैल्शियम की हो जाती है। उसके बाद फिर डॉक्टर क्या क्या उनको दवाइयां देते हैं, फिर वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये जैसे हल्दी का प्रयोग है, कच्ची हल्दी का प्रयोग है, जिसको दूध में उबाल के खाया पिया जाता है। वो एक पुराना वो था। गुड़ खाया जाता था, तिलहन खाया जाता था। ये मकर संक्रांति का फेवरेट होता था फूड, जिसको काफी इस्तेमाल किया जाता था। अब धीरे धीरे वो है कि लोकल फूड को आप नहीं देंगे स्थान। और उसके बाद है कि ठीक है, बाकी एप्पल खा लो, एप्पल में बहुत कैल्शियम होता है। और आप दूसरा फ्रूट्स खा लो, दूध में बहुत कैल्शियम होता है। दूध भी बहुत प्रोसेस्ड आने लगा है, एक जगह का दूध दूसरे जगह जाने लगा है। तो उससे ये होता है कि मतलब आप अगर ये व्यवस्था कर सके तो आपने जो रोजगार लोगों का खत्म कर दिया है ना, फिर बाद में सरकार से कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, तो वो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से भी खत्म हुआ है। तो अगर हम उसको वापस ला सके तो लोग फिर से उगाना शुरू कर देंगे। तो इससे आपने अपनी ही टॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन नहीं की, बल्कि बहुत लोगों के लिए होप भी जगाया है। तो लोकल इज, आई थिंक कि लोकल वेबसाइट को ग्रो करना बहुत जरूरी है, कि जिस भी एरिया में है आप उस एरिया का एक लोकल गूगल गूगल बना दें अपनी जानकारियों से, कि मौसमी फल क्या है, मौसमी फ्रूट्स क्या है, मौसमी सब्जियां क्या है, मौसमी जो त्योहार है उसमें कौन कौन से, मतलब क्या, ये बुजुर्गों से पूछने पर पता चल जाएगा। तो वो डेटाबेस ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, आराम से बन जाएगा। बस हाँ, थोड़ा सा संपर्क करके आपको वो डेटाबेस बनाना पड़ेगा। ये भी आसान है, अच्छा भी है। जनसंपर्क एक होना और अपने परिवार को बढ़ाना, ये एक बहुत सुंदर एक अनुभव हो सकता है, चर्चा का विषय भी हो सकता है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके लिए। बहुत बहुत सच धन्यवाद। में थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम वितानवेशी। और हम गुरुजी से अनुरोध करेंगे कि आने वाले टाइम में आपके लेक्चर्स हमें और भी सुनने को मिले, और ऐसे ही विजडम्स टाइम टाइम पे आप हमें देते रहें, पूरे परिवार को देते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर।